हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की हिंदी क्या होती है? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को बोलते हैं भूविक्षेपी पवन। तो हिंदी हो गई भूविक्षेपी पवन। तो देखिए, ये भूविक्षेपी पवन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए जो पुराने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद होना, उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वायुदाब प्रवणता। प्रेशर यानी कि वायुदाब और ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता। तो वायुदाब प्रवणता कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जो पहले वाला वीडियो है उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है प्रेशर ग्रेडियंट पे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स होती हैं समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं मतलब ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहाँ पे दाब समान है, यानी कि जहाँ पे जो दाब है, जो प्रेशर है वो इक्वल है, समान है। उन स्थानों को अगर हम मिलाने वाली रेखाओं को देखें, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर 10 है, यहाँ पे भी प्रेशर 10 है, मैं इन दोनों स्थानों को ऐसे मिला देता हूँ, तो ये जो लाइन है इसको मैं क्या कहूँगा कि ये आइसोबार है। तो ये मान लीजिए हमारी आइसोबार्स हैं जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई। अब मान लीजिए इन आइसोबार्स में क्या है कि हमारा जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे 10/20 है, यहाँ पे 10/15 रह गया, इस तरह से कम होते होते मान लेते हैं यहाँ पे केवल 1000 रह गया, इस तरह से। यानी कि प्रेशर जो है बहुत ही कम जगह में, बहुत ही छोटे से क्षेत्र में प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि हवाओं का क्या होता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। यानी कि हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब से न्यून दाब का जो क्षेत्र होगा, लो प्रेशर का जो क्षेत्र होगा उधर भागेगी। तो यहाँ पे भी वही होगा कि जो हाई प्रेशर जोन है वहाँ से बहुत तेज़ी से हवा लो प्रेशर वाले जोन की तरफ भागने लगेगी, यानी बहुत तेज़ी से इस दिशा में चलने लगेगी। अच्छा, देखिए यहाँ पे विंड की डायरेक्शन क्या होगी। अभी मैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। अगर केवल हम लोग प्रेशर के हिसाब से देखें, ये डायरेक्शन नहीं होती है। आप जानते हैं कोरियालिस फोर्स हमारी दुनिया में काम करता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कोरियालिस फोर्स ना हो, कुछ भी ना हो, तो विंड की डायरेक्शन सीधी होगी इस तरह की, यानी कि सीधी सीधी हवा चलेगी। लेकिन सीधी नहीं चलती है, ये एक फैक्ट है, इसको आगे देखेंगे। तो यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब वायुदाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, और भी अगर सरल भाषा में कहें तो जो वायुदाब की रेखाएं हैं, जो आइसोबार्स हैं, ये जितना ज़्यादा पास पास होंगी और वायुदाब में जितना ज़्यादा तेज़ी से चेंज आ रहा होगा, वायुदाब प्रवणता उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए विंड की वेलोसिटी या फिर हवा की जो गति है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए, इस टॉपिक को यहाँ पे मैं इतने में ही क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रेशर ग्रेडियंट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखिए, फिर इसके आगे आता है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ा था, जो कि था कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स क्या करता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है उसको दाईं ओर मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। तो ठीक इससे पहले वाला जो वीडियो है वो कोरियालिस फोर्स पे है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का यूज़ होने वाला है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स या भूविक्षेपी पवन को समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। अब देखिए, जो हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स या फिर भूविक्षेपी पवन है उसकी विशेषता क्या है, उसका एक कह लीजिए कि खास बात क्या है। ये जो है पैरेलल बहती है, या फिर कह लीजिए इस तरह से बहती है। किस चीज़ के पैरेलल? जो हमारी आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स यानी कि समदाब रेखाएं। तो जो हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड है, यानी कि ये जो हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड है, ये हमारी आइसोबार या समदाब रेखा के समानांतर या पैरेलल फ्लो करती है या बहती है। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से हो पाता है। तो अब देखिए, एक कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं जिससे कि ये आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ये एक हाई प्रेशर है, ये हमारी पृथ्वी की सरफेस है, ठीक है। इस पे ये एक स्थान है जहाँ पे हाई प्रेशर है, दूसरा स्थान है जहाँ पे लो प्रेशर है। हवा कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। फिर क्या होगा? लो प्रेशर पे क्या होता है? ये हवा ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट बनते हैं, संवहनी तरंगें बनती हैं, संवहनी धाराएँ बनती हैं, उसकी वजह से ये हवा ऊपर उठ जाती है। फिर क्या होता है? ये हवा फिर से इधर को चलती है, कुछ हवा इधर चली जाती है, कुछ हवा फिर से इधर को आती है, और फिर से ये सबसिडेंस होता है इसका, यानी कि ये फिर से नीचे की ओर उतरती है। तो ये पूरी प्रक्रिया चला करती है।
अब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहाँ पे पाई जाती हैं? देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है वहाँ पर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स पाई जाती हैं, या फिर कह लीजिए कि भूविक्षेपी पवन पाई जाती हैं। नीचे वाले पार्ट में क्यों नहीं पाई जाती हैं? क्योंकि देखिए, रीज़न साफ़ है कि जो नीचे का पार्ट है इसमें क्या है, बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो हम लोगों ने बनाया। उसके अलावा नेचर ने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, पहाड़ बना रखे हैं, पठार बना रखे हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे टकरा के हवा की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो हमारी हवा या जो विंड है उसको घर्षण या फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे। क्यों? क्योंकि पहाड़ वगैरह हैं। तो क्योंकि हमारी जो अर्थ की सरफेस है उस पे क्योंकि फ्रिक्शन काम करता है या घर्षण काम करता है अलग अलग चीज़ों की वजह से, पहाड़ हैं, पठार हैं, इन चीज़ों की वजह से, तो इसलिए जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहाँ पाई जाती हैं? हमारे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष कह लीजिए, या कह लीजिए पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर जो हवाएं बहती हैं, यानी कि पृथ्वी का कह लीजिए जो ऊपर का स्थान है वहाँ पे जो हवाएं बहती हैं वहाँ पे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स पाई जाती हैं। सरफेस पे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए, ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कह लीजिए इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आती हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। बहुत ही इजी है, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। मान लीजिए ये आइसोबार्स हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना हमारा प्रेशर है, 1020 है, और यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं 1015 है मिली बार में। तो ऊपर 1015 मिली बार, नीचे 1020 मिली बार प्रेशर है। अब देखिए क्या होगा, जाहिर सी बात है ये हाई प्रेशर है 1020 वाला, ये लो प्रेशर है। हवा क्या करेगी? अब ये अर्थ की सरफेस की बात नहीं हो रही है, देखिए ऊपर वाले स्थान की हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जियोस्ट्रॉफिक विंड्स वहीं पे मिलेंगी। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह से चलेगी, यानी कि हवा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। पर अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ क्या है हम लोगों की, कि विंड जो है जाने की कोशिश इधर करेगी, यानी कि वायुदाब प्रवणता किधर को है, इस डायरेक्शन में। ये वायुदाब प्रवणता हो गई ना, वायुदाब प्रवणता या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो प्रेशर का अंतर है उसी को हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट किस तरफ है? इस तरफ, यानी कि फोर्स एक तरह से किस तरफ लग रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन देखिए, इसी के साथ क्या होगा कि चलिए मैं एक बार थोड़ा सा इस फिगर को संभाल देता हूँ। अभी हमारा ये मान लीजिए विंड यहाँ पे है, तो विंड मान लीजिए यहाँ से जब ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो इस पे प्रेशर किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? इस डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं विंड जो है थोड़ा सा ऊपर पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। अब क्या होगा? इसके ऊपर देखिए प्रेशर ग्रेडियंट अभी भी किस डायरेक्शन में? इधर है। ये हमेशा ही इस डायरेक्शन में होगा, प्रेशर ग्रेडियंट की तो डायरेक्शन बदलेगी नहीं, यानी वायुदाब प्रवणता तो ऐसे ही रहेगी इसी डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही देखिए विंड में वेलोसिटी आएगी, यानी कि जैसे ही हवा में गति आएगी, तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जब कोई भी चीज़ गतिशील होती है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है? कोरियालिस फोर्स काम करता है। तो तुरंत इसके ऊपर कोरियालिस फोर्स काम करना शुरू कर देगा। कोरियालिस फोर्स क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो विंड है इसकी डायरेक्शन को कोरियालिस फोर्स चेंज करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? जो इन दोनों के बीच की, जिसे हम लोग परिणामी कहते हैं, तो इनके बीच की जो नेट डायरेक्शन है या जो परिणामी डायरेक्शन है वो विंड पकड़ लेगी, यानी ये डायरेक्शन विंड पकड़ लेगी। अब देखिए क्या होगा, थोड़ी देर में विंड की जो वेलोसिटी है, यानी कि जो हवा की जो गति है वो और बढ़ जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि कोरियालिस फोर्स, जितनी ज़्यादा हवा में गति होगी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। प्रेशर ग्रेडियंट अभी भी इस दिशा में काम कर रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन क्या हुआ? हमारा कोरियालिस फोर्स बढ़ गया। कोरियालिस फोर्स क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो विंड की स्पीड है, विंड की जो कह लीजिए गति है, हवा की जो चाल है वो बढ़ गई। तो अब क्या होगा? हवा की डायरेक्शन इस तरह से और चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से देखिए, जितना हवा की गति में बदलाव आता जाएगा उतना ही ज़्यादा कोरियालिस फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। तो हवा की गति और इस तरह से चेंज हो जाएगी, और प्रेशर ग्रेडियंट अभी भी हमारा इस तरफ है। तो एक समय क्या आएगा कि देखिए दूसरे कलर से देखते हैं, ये जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, ये वाली लाइन, और ये जो हमारा कोरियालिस फोर्स है, इनके बीच में एक संतुलन हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कह लीजिए कि
एक जिसे हम लोग कहते हैं कि सामंजस्य बैठ जाना, संतुलन बैठ जाना, यानी कि दोनों में एक इक्वलाइजेशन सा हो जाना, वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए ये लास्ट वाले फिगर को ध्यान से देखिएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए वही विंड का मान लीजिए पार्टिकल है या विंड है, अभी भी वायुदाब प्रवणता उसी डायरेक्शन में है। कोरियालिस फोर्स किधर पहुंच गया है, इस डायरेक्शन में पहुंच गया, यानी कि इसके ठीक जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारी वायुदाब प्रवणता जो है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, या कह लीजिए कि उसके सामंजस्य में क्या हो गया है, कोरियालिस फोर्स। और विंड की डायरेक्शन क्या हो गई है, ये विंड की डायरेक्शन हो गई है इस तरह से। एक बार मैं आपको और बताऊंगा जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए या कुछ आप गलत ना समझ जाएं। देखिए इसी वाले पार्टिकल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारी विंड है, इसके ऊपर ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है, ये कोरियालिस फोर्स लग रहा है। ये कोरियालिस फोर्स इधर क्यों पहुंच गया, क्योंकि विंड की वेलोसिटी या फिर हवा की जो गति है बढ़ती गई, और इसकी वजह से जो परिणामी बल था या फिर कह लीजिए जो नेट डायरेक्शन थी विंड की, वो कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ये विंड की डायरेक्शन हो गई। तो यही जो हमारी विंड की डायरेक्शन है, जो कि अब पैरेलल हो चुकी है, जो कि समानांतर हो चुकी है। देखिए हमारी जो ये नीचे वाली आइसोबार है, जो ऊपर वाली आइसोबार है, यानी कि नीचे की जो हमारी समदाब रेखा है, ऊपर की जो समदाब रेखा है, इसके समानांतर अब हमारी हवा बह रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड या फिर भूविक्षेपी पवन। अच्छा देखिए एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं, सरफेस के पास मैंने कहा था उनको घर्षण या फ्रिक्शन का सामना करना होता है। तो इसका एक और रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हमारा जो अर्थ के पास का इन्वायरमेंट है या फिर अर्थ के पास का जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो ज़्यादा सघन है। सघन से मतलब देखिए जो हमारी पृथ्वी है उसमें ग्रेविटी है। जब ग्रेविटी है तो यानी कि वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो जो भारी भारी कण हैं या फिर जो इस तरह के कह लीजिए कि पार्टिकल्स हैं, चाहे वो धूल के कण हों, चाहे वो गैसेज हों, वो सब कहाँ पाई जाती हैं, अर्थ के सरफेस के या पृथ्वी के धरातल के पास में पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ढेर सारी पृथ्वी के धरातल के पास गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, ये सब पाया जाएगा। तो हमारी पृथ्वी के पास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा, डेंस होगा। अच्छा जब डेंस इन्वायरमेंट होगा तो जाहिर सी बात है, यानी कि जब घनत्व ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हवा फ्लो होगी उसको घर्षण का सामना करना होगा। ठीक ऐसी बात हो गई है जैसे कि एक बहुत ही भीड़ भरी जगह हो और उस जगह से होके आपको निकलना हो, तो यानी कि आपको एक तरह से घर्षण का सामना करना होगा। वहीं पे देखिए क्या होता है, पृथ्वी की सरफेस से ऊपर का जो स्थान है, यहाँ पे जो हवा है वो या फिर हवा नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा वायुमंडल है या जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक जाते जाते यानी कि अर्थ के ऊपर के हिस्से में जाते जाते जो हमारा ग्रेविटी है वो बहुत कम हो जाती है। जब ग्रेविटी कम हो जाती है तो हमारी जो एयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे डेंसिटी कम होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं या भूविक्षेपी पवन हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं, अर्थ की सरफेस के पास में नहीं पाई जाती हैं। और देखिए इससे एक बात निकल के आती है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की डेंसिटी जितनी कम होगी, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का जो वेग है यानी कि जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की जो वेलोसिटी है, जो गति है, उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर एक स्थान ऐसा है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आप तेज़ी से भागते चले जाएंगे, तो वही बात विंड के साथ आती है। जहाँ पे एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम है यानी कि जहाँ पे पार्टिकल्स कम हैं, वहाँ पे जो विंड है वो तेज़ी से चलती है। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की वेलोसिटी ज़्यादा कहाँ पे होगी वायुमंडल में हमारे, जहाँ पे डेंसिटी कम होगी। अब फ्रेंड्स एक नियम हम लोग और देख लेते हैं, बहुत छोटा सा लॉ है तो मैंने इसको अगले वीडियो के लिए फिर नहीं रखा। फेरल्स लॉ, देखिए ये एक लाइन का लॉ है। फेरल्स लॉ क्या है या फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी जो गतिशील वस्तु है यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ कह लीजिए जिसमें कि मूवमेंट हो रहा है जो कि गतिशील है उत्तरी गोलार्ध में। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी पे हमारे दो गोलार्ध हैं, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे वाला सदर्न हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिशील वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपने पथ के यानी कि जो इसका पाथ है दाईं ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ जाती है।
तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कि मूवमेंट हो रहा है वो अपने पाथ के राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट साइड में मुड़ जाएगी। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा कि जो गतिशील वस्तु है या फिर कह लीजिए जो कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें कि मूवमेंट है वो अपने पाथ के या अपने रास्ते के बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी गतिशील वस्तु या भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मूवमेंट है वो किधर मुड़ जाती है? अपने पाथ के बाईं ओर या लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। बस यही फेरेल्स लॉ है।